Hello everyone, it's Rahul Bangwal with another video lesson. In the previous one, we learned about the main parts of sentences, and in this video, we will learn about the main types of sentences. But before I move further, I request you to watch the video till the end, and you may copy the important stuff to your notebook also. As shown, sentences have four main categories: declarative sentences, interrogative, exclamatory, and imperative sentences. We will learn more about all these, but first, note that declarative and interrogative sentences have subcategories. These sentences can be of two types: positive and negative. Positive sentences don't hold any not in them, but negative sentences do. For example, you can see in the first example, Ram married Sita. It is a positive sentence because it does not contain a not in it. Whereas, if you look at second sentence, that is Ram did not marry Suparnakha, you will notice that there is a not in this sentence and it is a negative sentence. Therefore, the conclusion is that sentences containing one or more not in them are called negative sentences. In this way, we can easily distinguish between positive and negative sentences. Remember, we call positive sentences as affirmative sentences too. Therefore, don't confuse them. They convey the same meaning. Positive means affirmative. ओके हिंदी में भी समझ लें। सेंटेंसेस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव। ठीक है, इसमें से आप देख सकते हैं कि डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फिर दो प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को ही एफर्मेटिव भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप असर्टिव से कंफ्यूज मत करना, एफर्मेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है। और डिक्लेरेटिव को ही असर्टिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव को असर्टिव भी बोलते हैं और पॉजिटिव को एफर्मेटिव बोलते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं इन टर्म्स में, क्योंकि लगभग लगभग एक जैसे ही बोले जाते हैं ना, एक से जैसे ही लगते हैं सुनने में। एफर्मेटिव, असर्टिव। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स असर्टिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये आप ध्यान रखेंगे। तो फिर ये पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पर दो एग्जांपल हैं आपके सामने। फर्स्ट आप देख सकते हैं राम मैरिड सीता और दूसरा है राम डिड नॉट मैरी सुपर्णखा। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस इजीली आप समझ लें इसको कि पॉजिटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नॉट नहीं होता। ठीक है, नॉट नहीं, एनओटी नॉट, नॉट का मतलब नहीं, नॉट इसमें नहीं होता है। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट होता है। जैसे आप देख सकते हैं राम मैरिड सीता में नॉट नहीं है, बट नीचे आप देखें राम डिड नॉट मैरी सुपर्णखा, नॉट है यहाँ पर। तो जिनमें नॉट होगा वो नेगेटिव, जिनमें नॉट नहीं होगा वो पॉजिटिव या एफर्मेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस। ओके, let me tell you more about these sentences. First, we look at declarative sentences. Declarative और assertive sentences. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ही असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं या असर्टिव को डिक्लेरेटिव कहते हैं, कुछ भी कह लें, दोनों एक ही बात है। दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये हमें सूचना प्रदान करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव, जैसे पहले बताएगा, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स, आपने सुना होगा स्टेटमेंट, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ही स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। दीज सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप, और इनके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप को अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो पहचानने का तरीका भी आपको बता दिया गया है कि इनके जिनके लास्ट में फुल स्टॉप होगा वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पर। तो जो इंट्रोगेटिव्स हैं, दीज आर क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज एंड इन अ क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन होता है, तो जिस भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन दिखे, उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखे, तो आप तुरंत ही जान लेंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ध्यान रखिएगा। आप भी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप उनके एंड उसको एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क से।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर आ जाइए आप। ये एक्सप्रेस करते हैं हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को। जो हमारी भावनाएं होते हैं उनको एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इनकी पहचान करने का तरीका है कि इनके लास्ट में होता है, इनके एंड में होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, तो आप भी जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप उनका एंड करेंगे विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। हम इनको एग्जाम्पल्स में समझेंगे अभी आगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूड कमांड या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड विशेस। These usually end in a full stop, but sometimes in an exclamation mark also. तो imperative sentences में क्या क्या होता है? इनमें कमांड होती है, ऑर्डर, जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, या इसमें रिक्वेस्ट होती है जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को एडवाइस देते हैं, या किसी को विश करते हैं, है ना। ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये imperative sentences कहलाते हैं। और ये फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकते हैं। तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ भी पाएंगे। हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल्स, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ लेते हैं। शिखर इज प्लेइंग फुटबॉल, शिखर इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। द गर्ल इज डांसिंग, द गर्ल इज नॉट सिंगिंग। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, द एलिफेंट इज नॉट द किंग ऑफ द जंगल। पीपल किल एलिफेंट्स फॉर देयर टस्क्स। Elephants don't kill humans. You are good students. You are not monkeys. देख सकते हैं सारे ही सेंटेंसेस हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो सेंटेंसेस हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं वो डिक्लरेटिव होते हैं, ठीक है। अब इनको स्पॉट करने का एक और तरीका है। ये सब एंड हो रहे हैं फुल स्टॉप से, तो इनके सबके लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। सबके लास्ट में फुल स्टॉप है। आप इस तरीके से भी डिक्लरेटिव सेंटेंसेस को स्पॉट कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि डिक्लरेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमें उनको भी पहचान करना हमें आना चाहिए। बहुत ही इजी है, मैंने बता दिया है आपको पहले ही। नेगेटिव वो होगा जिसमें नॉट होगा। शिखर इज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें नॉट है नहीं है, तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव। शिखर इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसमें नॉट है नहीं है नॉट है इसमें, इसलिए ये नेगेटिव है। ऐसे ही आप देख लें, द गर्ल इज डांसिंग, ये पॉजिटिव है, नॉट नहीं है। द गर्ल इज नॉट सिंगिंग, ये नेगेटिव है, नॉट है। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, इसमें नॉट नहीं है इसलिए पॉजिटिव है। द एलिफेंट इज नॉट द किंग ऑफ द जंगल, इसमें नॉट है इसलिए नेगेटिव है। पीपल किल एलिफेंट्स फॉर देयर टस्क, इसमें नॉट नहीं है इसलिए पॉजिटिव है। एलिफेंट्स डोंट किल ह्यूमंस, इसमें नॉट है इसलिए नेगेटिव है। अब आप बोलेंगे नॉट कहाँ है? ये डोंट है ना, ये डू नॉट से बना है, ठीक है, डू नॉट। यू आर गुड स्टूडेंट्स, इसमें नॉट नहीं है इसलिए पॉजिटिव या एफर्मेटिव। यू आर नॉट मंकीज, नॉट है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। मंकीज का मतलब नॉटी होता है, नॉटी। तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। इनमें क्वेश्चन होता है, ठीक है। इज शिखर प्लेइंग फुटबॉल, क्या शिखर फुटबॉल खेल रहा है। इज जॉन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या जॉन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इज द गर्ल डांसिंग, क्या लड़की नृत्य कर रही है। इज द गर्ल नॉट सिंगिंग, क्या लड़की गाना नहीं गा रही है। इज द लायन किंग ऑफ द जंगल, क्या लायन जो है वो जंगल का राजा है। इज द फॉक्स नॉट क्वीन ऑफ द जंगल, क्या जो लोमड़ी है वो जंगल की रानी नहीं है। हु आर यू, आप कौन हैं। वाई डोंट यू प्ले, आप क्यों नहीं खेलते। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है। वाई कांट दिस बी पॉसिबल, ये क्यों संभव नहीं हो सकता। इन सब में आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चंस दो प्रकार से बनते हैं। आपको पता होगा ये जो W और H वाले जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनसे तो बनता ही है, हु, वाई, हाउ, वाई, और वेयर एंड व्हाट से, व्हेन से, हाउ से, ये इनसे तो बनते ही हैं। लेकिन एक और रूल भी है कि आप अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ला जाएं तो उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। हम इसको डिटेल में तो बाद में समझेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज है यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट से पहले आ गई है, इज शिखर प्लेइंग फुटबॉल। इसका अगर आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखेंगे पहले तो आपको पता है कि शिखर इज प्लेइंग फुटबॉल। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस से आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना है। इज शिखर प्लेइंग फुटबॉल, इज जॉन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज द गर्ल डांसिंग एंड सो ऑन, ठीक है। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं,
डिक्लेरेटिव की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव। रूल वही है, जो पॉजिटिव है उसमें नॉट नहीं है, जो नेगेटिव है उसमें नॉट है। मतलब जो नॉट वाला है वो नेगेटिव है, जो नॉट जिसमें नॉट नहीं है वो पॉजिटिव है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। हम बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ओर। Okay, now we have the examples of exclamatory sentences, and as I have told you already, that exclamatory sentences express strong emotions, they express strong feelings. Examples देख लेते हैं. What is this nonsense? You were meant to be back yesterday. We won. You are adorable. I'm really going to miss this place. Wow, that's amazing. It's alive, it's alive. Shut the front door. Put your hands in the air. Heart. ओके, तो आपने देखा कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता है ये इमोशंस को और फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे होते हैं। तो पहचानने का तरीका भी वही है। आपने देखना है कि उसमें कोई फीलिंग या इमोशंस को व्यक्त किया जा रहा है कि नहीं है। एंगर है उसमें या हैप्पीनेस है, लव, सॉरो, सरप्राइज, इनमें से कोई एलिमेंट अगर उसमें है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नहीं है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। अब ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इंपरेटिव सेंटेंसेस भी एंड होते हैं। तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कई बार कि इंपरेटिव कौन है और एक्सक्लेमेटरी कौन है, क्योंकि दोनों में ही एंड जो हो रहे हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ हो रहे हैं। तो पहचानने का एक तरीका तो ये है कि आप देखें उसमें कि इमोशंस हैं कि नहीं है। अगर अगर इमोशंस को व्यक्त किया जा रहा है, फीलिंग्स को व्यक्त किया जा रहा है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अगर कमांड या वार्निंग उसमें कुछ है, कमांड है, ऑर्डर है, वार्निंग है, ये कुछ है, ये वाले एलिमेंट्स हैं, तो वो है, और वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हो रहा है वैसा सेंटेंस, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। यहाँ पर एंगर, गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा है, स्टेट ऑफ फीलिंग है, इमोशन है, तो ये है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यू वर मीन टू बी बैक यस्टरडे, आपको तो कल आ जाना चाहिए था, यहाँ पर भी एंगर है। वी वॉन, हैप्पीनेस है। यू आर एडोरेबल, लव है, का मतलब स्टेट ऑफ फीलिंग है। आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, सॉरो है। वाओ, दिस इज अमेजिंग, ये सरप्राइज है। इट्स अलाइव, इट्स अलाइव, ये भी सरप्राइज है। ये स्टेट ऑफ फीलिंग की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इमोशंस को व्यक्त कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेकिन एच, आई और जे को देखिए। शट द फ्रंट डोर, दिस इज नॉट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज शट द फ्रंट डोर में कमांड दी जा रही है, इसमें स्टेट ऑफ फीलिंग की बात नहीं हो रही है, इसमें इमोशंस को कन्वे करने की बात नहीं हो रही है, इसमें तो कमांड दी गई है। तो कमांड वाली इंपरेटिव में पुट योर हैंड्स इन द एयर, ठीक है, ये भी कमांड है। हॉट, रुकना होता है, इसका मतलब ये भी कमांड है। तो जो कमांड वाले, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं और वो एक्सक्लेमेशन के साथ एंड हो रहे हैं, तो वो इंपरेटिव वाले ग्रुप में आएंगे, ठीक है। और जो फीलिंग को व्यक्त कर रहे होंगे, जो स्टेट ऑफ फीलिंग को या स्टेट ऑफ और क्या बोलते हैं उसको, इमोशंस को व्यक्त कर रहे होते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ये इनको पहचानने का तरीका है। अब हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। Okay, here we have a few examples of imperative sentences. And you know that imperative sentences express commands, requests, advices and warnings. ठीक है, और इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि इनकी शुरुआत होती है जनरली एक वर्ब से। दे जनरली बिगिन विद अ वर्ब। तो आप इनको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनकी शुरुआत हो रही होती है एक वर्ब से, इनके शुरुआत में बिगिनिंग में एक वर्ब हो गया। आप ऐसे भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फीचर देखिए, इनका जो सब्जेक्ट होता है वो अनक्लियर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो इनका होता है अनक्लियर होता है। द सब्जेक्ट ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अनक्लियर और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब भी अनक्लियर होता है। एंड इज ऑलवेज यू, और ये सब्जेक्ट जो इसका होता है हमेशा यू होता है, वाई ओ यू, आपने पढ़ा है। यू सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों के लिए यू ही होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है ये अनक्लियर होता है और यू होता है हमेशा। ये इंपरेटिव सेंटेंसेस की विशेषता होती है, आप इसको समझेंगे। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं, मैं आपको बीच में बता दूंगा कि ये कैसे कैसे होता है। ओके, हियर वी हैव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। पहले इनको पढ़ लेते हैं। हॉल्ट, वॉच आउट फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक, respond immediately, please lower your voice, meet me at the Gula market, put your hands in the air, please take off your shoes at the door, bring me a glass of water, don't ever touch my phone,
wash your hand first and then eat, kindly bring the book to me। ठीक है, ये सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस में कमांड हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, या एडवाइस हो सकती है, या रिक्वेस्ट हो सकती है ना, या वार्निंग हो सकती है। तो आप इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या सबसे पहले इनका 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 भाव देखेंगे, कैसा भाव है। कमांड या ऑर्डर का भाव है, रिक्वेस्ट का है, या वार्निंग या एडवाइस का, इनमें से कोई भाव है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है। अब हम रूल्स की बात कर लेते हैं। आपको बताया गया है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है वर्ब से। जनरली इम्परेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत वर्ब से होती है। तो आप देखिए इनमें वर्ब से शुरुआत हो रही कि नहीं हो रही है। देखते हैं, हॉल्ट। हॉल्ट अपने आप में एक वर्ब है। हॉल्ट का मतलब होता है रुकिए, तो शुरुआत हो रही है वर्ब से। वॉच आउट भी वर्ब होती है, रिस्पॉन्ड भी वर्ब है। प्लीज लोअर में लोअर वर्ब है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि प्लीज पहले आया है तो प्लीज को आप हटा भी देंगे फिर भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस ही रहेगा। हालांकि वो रिक्वेस्ट से कमांड में चेंज हो सकता है, तब लोअर योर वॉइस ऑर्डर है। ठीक है, तो प्लीज और काइंडली जैसे जो वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब्स हैं इस सेंस में, और ये जो रिक्वेस्ट होती है उसमें एक पोलाइटनेस को ऐड करने के काम आते हैं। आप इनको हटा भी देंगे फिर भी ये सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस रहेंगे, लेकिन ये फिर रिक्वेस्ट से हटकर कमांड या ऑर्डर हो सकते हैं। तो लोअर योर वॉइस में लोअर जो है वर्ब है। मीट मी एट द गोला मार्केट, मीट वर्ब है। पुट वर्ब है। प्लीज टेक ऑफ, फिर से प्लीज है, आप हटा भी देंगे तो भी ये इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा। टेक ऑफ इसमें वर्ब है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग वर्ब है। ठीक है, डू वर्ब है, एंड वॉस वर्ब है। काइंडली ब्रिंग, फिर काइंडली एडवर्ब है, वही पोलाइटनेस को ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट में। और ब्रिंग द बुक टू मी में ब्रिंग जो है वर्ब है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो शुरुआत होती है जनरली एक वर्ब से होती है। तो आप इनको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब और दूसरा देख लेते हैं कि इनका एंड होता है या तो फुल स्टॉप से या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो देख लीजिए, सबसे पहले वाले में हॉल्ट में एक्सक्लेमेटरी टाइप का लग रहा है नहीं, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी है नहीं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के होने का मतलब ये नहीं है कि केवल एक्सक्लेमेटरी होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस भी जो है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड कर सकते हैं। तो आपको केवल वही देखना है। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान करनी है तो आपको उसमें इमोशंस या फीलिंग्स को देखना है। उसमें एंगर है या उसमें हैप्पीनेस है ना, या उसमें सॉरो है, लव है, या सरप्राइज है, ऐसा कुछ है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के तो लास्ट में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही होता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस के एंड में मोस्टली फुल स्टॉप होता है। कभी कभी कुछ कमांड्स वाले सेंटेंसेस में और कुछ वार्निंग वाले सेंटेंसेस में एंड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक था और बताया गया था आपको। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि सेंटेंसेस के बारे में। जब हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी कि सेंटेंस कैसा होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो आपको पता है कि सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक एक कंप्लीट सेंस हो, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो। तो लेकिन हमने फिर बात करी थी उसके पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स दो हुए थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर प्रेडिकेट के दो पार्ट्स हुए थे, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और वर्ब उसमें एसेंशियल पार्ट था जो वहां पर जरूर होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब, और अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाती है, ऑब्जेक्ट अगर वहां पर नहीं भी है तो भी काम चलेगा। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आने से कन्वे पूरा हो रहा है, जो मीनिंग है कंप्लीट सेंस से कन्वे हो रहा है, तो वो सेंटेंस होता है। लेकिन अब इसका मतलब सब्जेक्ट भी एसेंशियल पार्ट है किसी भी सेंटेंस का, और वर्ब तो है ही। तो यहाँ पर फिर बिना सब्जेक्ट के कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं और हैं ये सेंटेंसेस। तो आपको बताया गया है ना कि यू जो है वो इसमें सब्जेक्ट होता है। सारे ही इनमें पूरे सेंटेंसेस में, सारे सेंटेंसेस में यू होता है
सब्जेक्ट, और वो अनक्लियर होता है, इम्प्लाइड होता है। तो फिर इसको क्रॉस चेक करने का भी हमारे पास एक तरीका है। आपको पता है कि सब्जेक्ट आएगा वर्ब से पहले, आपको पिछली वीडियो में आपने देखा है ना, जनरली सब्जेक्ट वर्ब से पहले ही आता है। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि सब्जेक्ट है यू और वर्ब आपके पास है, तो आप यू को अगर वर्ब से पहले लगा कर देखें तो भी इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को प्रॉपर वैसे ही रहना चाहिए, उनका मीनिंग भी वही होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आपका फिर क्रॉस चेक भी हो गया कि हाँ, ये वास्तव में एक इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है। अगर कभी आपको पहचान करने के लिए कहा गया तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये हॉल्ट है, हॉल्ट का मतलब है रुकिए। अब आप इसके पहले लगा दीजिए यू, तो आप यू हॉल्ट भी लिख सकते हैं, तुम रुको, या आप रुकिए। तो जिसको भी बोला जा रहा है वो, या उसके लिए तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर है ना, क्योंकि वहां पर तो यू लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो ये सेंटेंसेस जितने भी हैं ये सारे ही आम बोलचाल में भी यूज होते हैं, ये आम बोलचाल के ही सेंटेंसेस हैं, है ना। तो वहां पर तो जो जिससे बोला जा रहा है वो वहीं पर है, तो उसको यू हॉल्ट बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब आप हॉल्ट भी बोलेंगे तो भी उसे पता है कि उसके लिए बोला जा रहा है, और आपको भी पता है कि आप उसको कह रहे हैं। इसलिए इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और जो यू होता है हमेशा ही वो अनक्लियर होता है। वॉच आउट फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक, माना आप और आपका दोस्त एक कार में बैठे हैं, और आप अपने दोस्त से कहते हैं, आपका दोस्त कार को ड्राइव कर रहा है, आप अपने दोस्त को कहते हैं कि वॉच आउट फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक। आप किसी राउंड अबाउट पर हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि आप अपने दोस्त को ये बात कर रहे हैं, आपके दोस्त को भी पता है कि आप उससे ये बात कर रहे हैं, तो आपको यू लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप कह भी सकते हैं यू वॉच आउट फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक, तब भी मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि यू इन सेंटेंसेस में कैसे अनक्लियर होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है वहां पर। और दूसरा, ये मत सोचिएगा कि ये बिना सब्जेक्ट के हैं, सब्जेक्ट इनमें है, और सब्जेक्ट नियमानुसार वर्ब से पहले ही है, क्योंकि जनरली सब्जेक्ट वर्ब से पहले ही होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। अब देखिए एक्सरसाइज है आपके पास। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव। आप इनको लिख लेंगे इनके आगे, ये कैसे सेंटेंसेस हैं। कोई डाउट होगा तो मैंने आपको बताया है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।